Hello everyone, this is Laksh Agarwal and I welcome you all to my YouTube channel Social Classes by Laksh। तो आज हम लोग जो है अपने इस वीडियो से सबसे पहली वीडियो है ये क्लास 10th की पढ़ाई की, और इस पर जो है इस वीडियो से हम लोग अपने क्लास 10th की एसएसटी की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं। और जो चैप्टर इसमें मैंने चूज़ किया है, जो सबसे पहला चैप्टर है आपकी ज्योग्राफी का, वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। क्योंकि अभी जो आपका 1-2 महीने बाद आपका जो मंथली टेस्ट होगा उसमें भी ये चैप्टर्स इंक्लूडेड होते हैं, इसीलिए सबसे पहले इन्हीं चैप्टर्स को मैंने पिक किया है। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो कि फर्स्ट चैप्टर है, इसी से हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरी वीडियो जो आगे आएंगी भी, और आज जो ये आ रही है, सभी वीडियोस को आप कंटिन्यूअसली देखते रहिए। तो जो आपके बोर्ड्स हैं उसमें भी आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और सारा टॉपिक, सारा चैप्टर्स आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट्स आपका नहीं बचेगा। उसके अलावा आपका जो भी मंथली टेस्ट होगा स्कूल में, वो सब आपका खूब अच्छा जाएगा। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहिए। पार्ट वाइज वीडियोज आएंगी हर चैप्टर की, और उसमें जो है आपको वीडियो का जो थंबनेल रहता है, जो शुरू का पोस्टर रहता है, उस पर आपको वीडियो नंबर भी दिया हुआ है। तो अगर जैसे आप नोट कर लीजिए, अगर आज आपने वीडियो नंबर फर्स्ट देखा है तो कल आपको वीडियो नंबर 2 देखनी है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसीलिए जो वीडियो का आपको शुरू में बैनर मिलेगा, उसके ऊपर थंबनेल मिलेगा, उस पर आपको वीडियो नंबर भी दिया हुआ है, और कौन सा पार्ट है इस चैप्टर का वो भी आपको दिया हुआ है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए हम लोग पहले चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। चैप्टर देखिए, चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और इस पर देखिए गांधी जी क्या बोलते हैं। गांधी जी रिसोर्सेज के ऊपर गांधी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। यानी कि गांधी जी के कहने का मतलब है, जो रिसोर्सेस हैं, जो एनवायरनमेंट ने हमें प्रोवाइड किए हैं, वो इतने क्वांटिटी में अवेलेबल है कि जितने भी लोग पृथ्वी पर जी रहे हैं उन सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, पर इतनी नहीं है कि किसी की लालच पूरी हो सके। यानी कि आगे जब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये समझ में आएगा कि रिसोर्सेज को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया। यानी कि जो कई ज़मानों से जो अलग अलग इन्वेडर्स हुए, जो बाहर से आक्रमण करने आए हमारे देश पर, चाहे किसी और देश पर भी, या उसके अलावा जो कई लोग हुए, कई बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हुए, उन लोगों ने किस तरह रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। तो यही बात गांधी जी कहते हैं कि हर किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए, इतना रिसोर्सेज तो है पृथ्वी पर किसी की लालच पूरी हो जाए, इतनी रिसोर्सेज नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक हम लोगों को जो पढ़ना है वो है रिसोर्सेज होता क्या है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसको आपको डिटेल्ड में नहीं पढ़ना है, डिटेल्ड में ये आपका डिलीटेड है इस बार। बस आपको इतना याद रखना है कि रिसोर्सेज को किन किन बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है आपका वो है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद है आपका रियो दी जेनेरियो का जो अर्थ समिट था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एजेंडा 21। ये सारे टॉपिक्स तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद जो कुछ टॉपिक्स बचते हैं, जैसे रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग क्या है, रिसोर्स प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद आपको लैंड रिसोर्सेज आ जाता है, उसमें सॉइल है, लैंड के बारे में है, ये सारी चीज़ें। अलग अलग सॉइल के टाइप्स दिए हुए हैं इस चैप्टर में। उसके अलावा सॉइल एरोजन दिए हुए हैं, और सॉइल कंजर्वेशन के कई तरीके दिए हुए हैं। उन सभी को हम लोग इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। उसकी वीडियोज़ आपको कंटिन्यूसली इस वीडियो के बाद मिल जाएंगी, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारी वीडियोज़ को देखें, और आपको उसके बाद एक भी डाउट चैप्टर में नहीं बचेगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या नहीं तो जो व्हाट्सएप नंबर उसमें दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में भी, आप उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं या नहीं, आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि रिसोर्सेस होता क्या है, यानी कि रिसोर्सेस का मीनिंग क्या है। तो अगर आप लोग देखिएगा तो रिसोर्सेस अलग अलग टर्म्स में रिसोर्सेस का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कि अगर आप लोग इकोनॉमिक्स के टर्म में रिसोर्सेज देखिएगा तो वहाँ रिसोर्सेज का मतलब हो जाता है मनी, रुपया, पैसा। उसी तरह हिस्ट्री के टर्म्स में, सिविक्स के टर्म में, हर टर्म में रिसोर्सेज का मीनिंग, हर एक चीज़ का मीनिंग अलग अलग हो जाता है। पर जब बात आती है ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के टर्म्स में रिसोर्सेज का मीनिंग होता है आपको अलग अलग टाइप के एनर्जी रिसोर्सेज, अलग अलग टाइप के फॉसिल फ्यूल्स। एनर्जी रिसोर्सेज हो गया आपको, अलग अलग फॉसिल फ्यूल्स हो गया। उसके अलावा कई सारा बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर्स हो गया,
जैसे बिल्डिंग्स हो गए, ये सारी चीज़ें, उसी के साथ डैम्स हो गया, वाटर हो गया, ये सारा चीज़ें, विंड, एयर, ये सारा चीज़ आपको रिसोर्सेस हो गया। हो सकता है चाहे वो हमें नेचुरली प्रकृति की तरफ से मिला हो, या हो सकता है वो ह्यूमन मेड हो, यानी कि हम लोगों ने खुद से उसे बनाया हो। तो ये पॉसिबिलिटी है, पर वो सारा चीज़ क्या हो गया, आपको रिसोर्सेस हो गया। तो ये तो हुआ जनरल टर्म। अब हम लोग बात आते हैं, जब हम लोग बुक की तरफ से बात समझेंगे तो बुक में ये कहा गया है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का मीनिंग क्या है बुक के हिसाब से, कोई भी वैसी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, पर वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास वो पर्याप्त टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसको कि हम लोग यूज करके उस रिसोर्सेज का बेनिफिट्स उठा सकें। उसके अलावा वो इकोनॉमिकली फिजिबल होनी चाहिए, यानी कि वो हमारे बेनिफिट्स के लायक होनी चाहिए, जैसे कि हमने जितना उसको निकालने पर खर्च किया उतना हमें उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। उसके अलावा कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि लोग उसको एक्सेप्ट कर सके, लोग उसको अपने यूज के हिसाब से यूज कर लें। ये जब तीनों कंडीशंस फुलफ़िल होंगी और वो चीज़ इन्वायरमेंट में अवेलेबल हो, तो उस चीज़ को हम रिसोर्सेस बोल सकते हैं, क्योंकि उसको फिर हम लोग यूज कर लेंगे अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। इसको अगर आप दूसरी भाषा में ऐसे समझिए तो मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि हम लोग अपने घर में या कहीं भी हम लोग तरह तरह की चीज़ें यूज करते हैं, कई सारी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं रिसोर्सेस। अब मान लीजिए किसी को हम लोग कॉपी दे दें और पेन दें ही नहीं और बोले लिखो, तो वो कैसे लिखेगा। उसी तरह बात आती है यहाँ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल की, कि अगर हमारे पास कोई रिसोर्स हमें मिला है तो वो क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। यानी कि जैसे जो रिसोर्स हम लोग निकाल रहे हैं या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी भी हमारे पास होनी चाहिए जिसको से हम लोग यूज कर सके। उसी के साथ जो इकोनॉमिकली फिजिबल का वर्ड है, इसको आप समझिए ऐसे, तो हम लोग सपोज डेट मानते हैं कि कहीं पर पता चला कि यहाँ कोयला का आपको माइंस है, कोल माइंस है। अब वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस ने एक्सट्रैक्ट करना चालू किया, खुदाई करना चालू किया। वो सारा चीज़ में, सारा लेबर में, वर्क फोर्स में जितनी मशीनरी लगी, सब लगा के जो खर्चा आया वो आया, मान के चलते हैं 10 करोड़ रुपये। अब जब उसमें कोल को निकाला गया, उस कोल को मार्केट में बेच करके अगर 10 करोड़ या कम से कम 10 करोड़ या नहीं तो उससे ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, तब तक जो है जो इंस्टीट्यूशन उस काम को कर रही थी उसको सिर्फ लॉस होगा। अगर मानिए इसको जितना कोल निकला वहाँ से उसको बेच के सिर्फ पैसा जमा होगा 7 करोड़ रुपये, तो ये क्या हुआ, 3 करोड़ का इस केस में लॉस ही हो गया। तो कोई भी रिसोर्स सिर्फ मिलने से नहीं होता है, वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, किसी भी चीज़, किसी भी रिसोर्सेज को, कोई भी मटेरियल्स को निकालने से पहले उसके बारे में पता लगाया जाता है, सर्वे किया जाता है कि कितना क्वांटिटी में अवेलेबल है, किस क्वालिटी का अवेलेबल है, तो क्या एस्टिमेशन होगा। उसी के बाद उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। इसीलिए बोला गया है कि कोई भी चीज़ हो अवेलेबल, पर साथ ही साथ इकोनॉमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए, तभी हम लोग उसको अपने नीड्स को पूरा करने के लिए यूज कर सकेंगे। तो इसीलिए वो चीज़ इकोनॉमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए और लोग भी उसको एक्सेप्ट कर सकें। और जब ये सारी चीज़ें कंडीशंस फुलफ़िल हो जाती हैं, तब जाके कोई भी चीज़ कहलाती है रिसोर्सेज। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रिसोर्सेज का मतलब समझ में आ गया होगा, कि कोई भी वैसी चीज़ जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, पर साथ ही साथ उस चीज़ को यूज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो भी होनी चाहिए हमारे पास, और इकोनॉमिकली वो हमारे बजट के अंदर आए इतनी भी होनी चाहिए, और हम लोग उसको सही तरीके से यूज कर सके ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो उस चीज़ों को बोलेंगे हम लोग रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल तरह तरह के मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो कि रिसोर्सेज कहलाती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है आपको इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। इसको समझते हैं ये क्या है। कहा गया है कि 3 चीज़ें, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस, इन तीनों के बीच में एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है, यानी कि तीनों चीज़ें एक दूसरे पे निर्भर हैं। अब कैसे निर्भर हैं या कौन तीनों चीज़ों को एक दूसरे पे निर्भर बनाता है, इसको जब हम लोग जानेंगे तो ये कहा गया है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, इंटरडिपेंडेंट बनाते हैं। कैसे, तो ह्यूमन बींग्स नेचर की मदद से, नेचर को लेकर के टेक्नोलॉजी की मदद से इंस्टीट्यूशंस के साथ में
उन चीज़ों को इवॉल्व करके टेक्नोलॉजी को इसमें अप्लाई करके और इंस्टीट्यूशंस की मदद से उसको काम के लायक बनाते हैं। उसको क्या बनाते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लायक एक कोई नई चीज़ बनाते हैं, जिस कारण से तीनों के बीच में एक नई रिलेशनशिप बिल्ड होती है, जिसको कि कहा गया है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। वही चीज़ यहाँ भी बोला गया है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट involves an interactive relationship between nature, technology, and institutions. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करते हैं, नेचर की मदद से नेचर को लेकर टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी को नेचर के ऊपर अप्लाई किया। और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि अगर कोई काम करना है, जैसे कोल माइन से कोल एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए एक अलग संस्था बनाई गई, इंस्टीट्यूशन बनाई गई, और उसके मदद से हम लोग टेक्नोलॉजी को लगा के उससे कोल निकाल रहे हैं। और उस कोल को निकाल के क्या होगा, अब उस कोल को सरकार बेचेगी, चाहे वो बाहर एक्सपोर्ट करे चाहे अपने कंट्री में ही बेचे, जिससे क्या होगा, कंट्री में एक नया इकोनॉमिक सर्कल चलेगा, पैसा कमाई होगा उससे, फिर उस पैसे से सरकार कुछ न कुछ जो है लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। यही चीज़ कहा गया है कि तीनों चीज़ों के बीच में एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। अगर मानिए कि नेचर हमारे को जो है अलग अलग रिसोर्सेज दे रही है, पर अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी ही ना हो तो हम उसका हेल्प कुछ काम नहीं ले पाएंगे। इसका मतलब जो नेचर है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। अब मानिए हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिए पर हमारे पास रिसोर्सेस ही ख़त्म हो गया, तो फिर वो टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं है, तो टेक्नोलॉजी नेचर पे डिपेंडेंट है। उसी तरह जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो इंस्टीट्यूशंस को बना दिया जाए और रिसोर्सेज भी हो पर टेक्नोलॉजी हो ही नहीं, तो वो इंस्टीट्यूशंस क्या काम करेगी। इसका मतलब तीनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के डेवलपमेंट के लिए और देश की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और इन तीनों चीज़ों को इम्पोर्टेंटली जोड़ने का काम करता कौन है, या तीनों चीज़ों की जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है उसको निकालने का काम कौन करता है, उस काम को करते हैं हम लोग ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि तीनों के बीच में क्या इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप होता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिटेल्ड में था, पर यह आप लोगों के सिलेबस से डिलीटेड हो चुका है। बस इसको आप लोग ऊपर ऊपर समझिए कि होता क्या है। ऐसे तो आप लोग अगर सिर्फ इसको याद रखें कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन कौन कौन से है बटे हुए हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी पे कौन कौन से बटे हुए हैं, ओनरशिप पे कौन कौन से बटे हुए, तो भी काफ़ी है। पर अगर आप थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो आप लोगों को आसानी होगी चीज़ों को याद रखने में। तो देखिए, सबसे पहला है ओरिजिन के बेसिस पे, मतलब कहाँ से कोई रिसोर्सेस ओरिजिनेट कैसे हुआ है, मतलब कहाँ से कहाँ से आया। तो दो तरह का इसमें आपको बटा हुआ, एक है बायोटिक। बायोटिक यानी कि वैसा रिसोर्सेस जो कि बायोस्फीयर, एयर, सॉइल, वाटर, इन सब चीज़ों की मदद से जो है पृथ्वी पर हुआ हो या प्रोड्यूस हुआ हो, उसको बोलेंगे बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आपको है जैसे कि फिशरीज है, लाइव स्टॉक्स हैं, यानी कि पशु पक्षी, फ्लोरा फोना जो कि वाटर में पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बायोटिक रिसोर्सेज। उसके बाद आता है अबायोटिक, वैसी चीज़ें जो कि आपको नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, यानी कि उनमें लाइफ नहीं है, वो आपको बेजान है, वे सारी चीज़ें जैसे रॉक्स है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको, मेटल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है अबायोटिक रिसोर्सेज में। अब दूसरा आपको कैटेगरी है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, यानी कि कौन चीज़ें कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी या कितना समय उनको प्रोड्यूस होने में लगता है, इस बेसिस पे। इसमें दो है, पहला है आपको रिन्यूएबल, यानी वैसे रिसोर्सेज जो कि आपको रिन्यू हो सकते हैं, अगर एक ख़त्म हो गया तो दोबारा आपको जो है वो रिन्यू हो जाएगा, वैसा रिसोर्सेज को बोलते हैं रिन्यूएबल। ठीक है, जैसे कि वाटर, एयर, ये क्या है, वाटर, एक वाटर यहाँ से बह के दूसरी जगह चला गया तो दूसरा वाटर आएगा, हवा बह गई तो हवा और चलते रहती है, हवा बहती रहती है, तो ये सब क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। उसी तरह आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो रिन्यू नहीं हो सकता है, यानी कि जिनको प्रोड्यूस होने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं, और अगर एक बार वो ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म होकर ही रह जाएगा, दोबारा वो रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है, करोड़ों साल लग जाएंगे। जैसे कि आपको फॉसिल फ्यूल्स हैं, मेटल्स, आपको मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें हो गई आपको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसके बाद आता है आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे, यानी कि वो जो रिसोर्सेस हैं उनके ऊपर अधिकार किसका है, वो है किसकी, इस बेसिस पे भी रिसोर्सेस होती हैं। उसमें सबसे पहला आता है इंडिविजुअल रिसोर्सेस। इंडिविजुअल रिसोर्सेस क्या है, यानी कि वैसी रिसोर्स जो किसी पर्सनली किसी आदमी की हो, किसी व्यक्ति की हो, वो हो गया इंडिविजुअल। जैसे किसी का अपना खेत है, अपना गाड़ी है, वो सब इंडिविजुअल रिसोर्सेस हो गया।
दूसरा आता है कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस, वैसा रिसोर्सेस, वैसी चीज़ जिसको कि हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब कि वैसी चीज़ जो किसी कम्युनिटी के द्वारा यूज की जा रही है, जैसे कि पब्लिक पार्क, उस पर जो समाज का कोई भी आदमी जाके वहाँ बैठ सकता है, खेल सकता है, तो वो क्या हुआ, पूरा का पूरा जो कम्युनिटी है, पूरा का पूरा गांव है, उसके लिए वो रिसोर्सेस। तो ये सब हो गया कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस। उसके बाद आता है नेशनल रिसोर्सेस, वैसा रिसोर्स जो देश को बिलोंग करता हो, यानी कि देश का नेशनल गवर्नमेंट के अधीन आती हो, वैसी चीज़ें आ गई नेशनल रिसोर्सेस में। जैसे कि जो जितने भी रोड्स हैं, ब्रिजेज हैं, ये सब क्या है, नेशनल रिसोर्सेस है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल रिसोर्सेस यानी कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अधीन जो आती हो, यानी कि वैसी चीज़ें जिसको कोई भी कंट्री अपने मन से यूज नहीं कर सकती है, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की उसको परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, वैसी चीज़ों को बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। जैसे कि जब हम लोग ओशियन में जाएंगे, जैसे इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, उसमें इंडियन बाउंड्री से 200 किलोमीटर्स के बाद आपको जो आएगा वो आपको है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, अब आपको आता है लास्ट कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि कौन सा रिसोर्सेज कितना डेवलप हुआ है अभी तक में, उस बेसिस पे रिसोर्सेज को बांटा गया है। तो सबसे पहला है आपको पोटेंशियल रिसोर्सेज, वैसी चीज़ें जो कि हमारे पास भारी मात्रा में अवेलेबल है पर हम लोग उसको पूरा पूरा यूज नहीं कर सके हैं, उसका ऊपर यूज चालू है पर पूरा पूरा हम लोग उस पर काम नहीं हो सका है। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब से सोलर एनर्जी से बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, पर सोलर एनर्जी को अभी इंडिया में बड़े लेवल पे यूज नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। उसके बाद आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, वैसी चीज़ें जिसके बारे में हम लोगों ने सर्वे लगा लिया है कि कितने क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्या क्वालिटी है अवेलेबल है, पर उनको धीरे धीरे यूज किया जा रहा है ज़रूरतों के हिसाब से, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सब डेवलप्ड रिसोर्सेज आती हैं। उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक मतलब वैसा रिसोर्सेज जो कि हम लोगों के पास अवेलेबल हो, पर उससे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, पर उसको यूज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो हमारे पास अभी नहीं है, जिस कारण हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, वैसी चीज़ें कहलाती हैं स्टॉक। उसके बाद आता है लास्ट जो है आपको, वो है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या है, रिजर्व्स एक तरह का स्टॉक ही है जिसको कि हम लोग, मतलब रिजर्व्स को भी हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, पर रिजर्व्स में जो रिसोर्सेस हैं जिनको रखा गया है उनको यूज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है, पर हम उनको यूज कर क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने उसे रिजर्व रखा है आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, कि डेवलपमेंट हो रहा है, रिसोर्सेज को यूज भी कर रहे हैं, पर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखा है। तो वही हो गया आपको, वही कहलाता है आपको रिजर्व कहलाता है। ठीक है, तो ये आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिसोर्सेज को जो अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है वो यही है। तो इसमें आपको ज़्यादा डीप में जाके याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको ये याद रखना है कि ओरिजिन के बेसिस पे कौन सा रिसोर्सेज है, ऑनरशिप के बेसिस पे कौन सा, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे और डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन कौन सा रिसोर्सेज है। आप सिंपली इतना याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक अलग दिया हुआ चार्ट, इसमें 2 कैटेगरीज दी हुई है रिसोर्सेज के टाइप्स की। तो सबसे पहला आता है नेचुरल और एक है ह्यूमन। अब रिसोर्सेज क्या है ये तो हम लोग समझ गए कि कोई भी चीज़ जो हम लोगों के नीड्स को पूरा करे वो रिसोर्सेज कहलाती है। इसमें 2 तरह का हो सकता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है ह्यूमन। मतलब हम लोगों को रिसोर्सेस मिलता कहाँ कहाँ से, तो 2 तरीका हो सकता है, एक हम लोगों को नेचर के थ्रू मिला हो या हम लोग इन्हें खुद से उसे डेवलप किया हो। तो नेचुरल में आती है आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी कि एक जो रिन्यू हो सकती है और दूसरी जो रिन्यू नहीं हो सकती है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा। रिन्यूएबल 2 सब कैटेगरी है, एक है कंटिन्यूस और फ्लो, यानी कि वैसी चीज़ें जो रिन्यू होगी और कंटिन्यूसली होते रहती हैं, जैसे कि विंड, वाटर, और एक वो बायोलॉजिकल, यानी कि वैसी चीज़ें जो रिन्यू तो होंगी पर उनको थोड़ा समय लगेगा रिन्यू होने में। जैसे फॉरेस्ट है, अगर लकड़ी काट दी जाए तो उसको थोड़ा समय लगेगा वापस से ग्रो होने में। तो ये सब हो गया आपको, जो है आपको सब रिन्यूएबल में आता है। उसी तरह वाइल्ड लाइफ, इसको भी रिन्यू होने में थोड़ा समय लगेगा। उसी तरह जो नॉन रिन्यूएबल है उसमें भी 2 सब कैटेगरी है, एक है रिसाइक्लेबल और एक है नॉन रिसाइक्लेबल। रिसाइक्लेबल में वैसी चीज़ें जो
रिन्यू तो नहीं हो सकती हैं, पर उनको हम लोग दोबारा से रिसाइकल करके यूज में ला सकते हैं, जैसे मेटल्स। और एक है नॉन रिसाइकलेबल, वैसी चीज़ें जो ना रिन्यू होगी और ना ही हम लोग उसको रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, डीजल, पेट्रोल, एक बार जल गया तो जल गया। ये सारी चीज़ें हो गई आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस में आपको दो तरह का है, एक है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और एक है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। देखिए क्या होता है, एक तो हम लोगों ने समझा कि नेचर हम लोगों को कई तरह के रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। दूसरा आता है ह्यूमन, जो कि ह्यूमंस ने खुद से डेवलप किया है। वैसे रिसोर्सेज जो ह्यूमंस ने खुद से डेवलप किया है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है आपको वो है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन। जैसे जो बड़ी बड़ी हम लोग बिल्डिंग्स देखते हैं, बड़ी बड़ी डैम्स देखते हैं, रोड्स देखते हैं, ब्रिज देखते हैं, ये सारी चीज़ें ह्यूमंस ने खुद से डेवलप करी है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये सारी हो गया आपको ह्यूमन स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसके बाद आता है आपको दूसरा चीज़ जो कि है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी एंड क्वालिटी का क्या मतलब हो गया, अलग अलग टाइप के स्किल्स जो कि ह्यूमंस के पास हैं। जैसे कि क्वांटिटी यानी कि कितने तरह के स्किल्स किसी के पास हैं। क्वालिटी का मतलब हो गया स्किल्स, कौन कौन से, कई सारे तरह के नॉलेज, किसी के पास कोई अलग स्किल है, किसी के पास कोई सा स्किल है, वो सब क्या है, वो ह्यूमंस के ही काम आएगा अलग अलग चीज़ों को करने में और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वो तो हो गया आपको क्वालिटी। और कितने तरह के स्किल्स हैं, तो जो जितना ज़्यादा स्किल जानता है वो उतना ज़्यादा अपना काम कर सकता है या अलग अलग चीज़ों को डेवलप कर सकता है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ये भी आपको ह्यूमन रिसोर्सेज के पार्ट है, जो कि मतलब ह्यूमंस ने डेवलप करी है अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो आपको उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, उसके तरफ। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को पढ़ने से पहले आप लोग ये समझिए कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है, यानी कि रिसोर्सेज को हम लोग किस तरह डेवलप कर सकते हैं। देखिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से कहने का ये मतलब है कि रिसोर्सेज को इस तरह से डेवलप करना, यानी कि अलग अलग तरह के टेक्नोलॉजीज़ को बनाना, नए नए इन्वेंशंस करना और नई नई जो मशीनरीज है या नया नया जो टेक्नोलॉजी है उसको इस तरह से बनाना कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न किया जा सके। जैसे कि अगर साइंटिस्ट लोगों ने कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई कि आप जैसे अभी जो ई व्हीकल चलता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, उसमें क्या है कि कम से कम हम लोग बिजली को यूज करके व्हीकल खूब बढ़िया चल रहा है। पहले क्या था, सिर्फ पेट्रोल और डीजल का था। इसका मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना है जिससे कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ह्यूमंस गेन कर सकें। इसका मतलब हुआ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। और भी कई चीज़ें हैं, जैसे कि रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना कि जो आने वाली हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएगी, उनको भी, उनके लिए भी रिसोर्सेज बची हुई रहें। तो उस तरह से जब हम लोग रिसोर्सेज को यूज करते हैं या उस तरह से एक प्लान बनाते हैं कि कैसे हम लोगों को यूज करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा हुआ रहे, उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। कि रिसोर्सेज को किस तरह डेवलप किया जा सकता है या अलग अलग कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू रिसोर्सेज को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा एक ये भी चीज़ होती है कि रिसोर्सेज को हम लोग इस तरह से यूज करें कि जिनको ज़रूरत है। जैसे कि कई सारे स्टेट्स हमारे इंडिया में भी या अदर वर्ल्ड में भी ऐसे हैं जिनके पास कई सारे रिसोर्सेज नहीं हैं। जैसे किसी के पास कोल है तो किसी के पास पेट्रोलियम है, किसी के पास आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए वाटर है, क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो किसी के पास जियो थर्मल एनर्जी है। तो हर किसी का अलग अलग कंडीशन है। तो हम लोगों को रिसोर्सेज को एक प्लान बना के इस तरह से यूज करना है कि जिसको ज़रूरत है उस चीज़ की, जिसके पास जो चीज़ ना भी नहीं भी हो, उसको भी वो चीज़ मिल सके। इसी को बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसके अलावा अगर हम लोग रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज ना करें, यानी कि हम लोगों को जितनी ज़रूरत है उतनी ही अगर हम लोग यूज करें, जैसे कि हम लोग पीछे भी हम लोग आपको बताएं कि जो स्टॉक होता है, स्टॉक को क्यों रखा गया है, ताकि आपको जैसे जैसे ज़रूरत है, सॉरी, डेवलप्ड रिसोर्सेज जो होती हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज को क्यों रखा गया, जैसे जैसे ज़रूरत है वैसे वैसे यूज किया जा रहा है, पर एक बार में ओवर यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा। इसका मतलब वो भी डेवलपमेंट ही है एक तरह का। रिसोर्सेज को इस तरह से यूज किया जा रहा है कि जितनी ज़रूरत हो उतना निकाल लिए, यूज कर लिए और आगे आने वाले समय के लिए भी बचा कर रख लिया।
तो ये सारी चीज़ें होती है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसके अलावा एक चीज़ आती है रिसोर्सेज के डेवलपमेंट में, जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग। ये आगे का टॉपिक है ऐसे तो, पर इसको थोड़ा सा समझिए। रिसोर्स प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि रिसोर्सेज को किस तरह से बचाया जा सके। रिसोर्सेज का एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया, किस उसका पूरा प्लान किया गया कि रिसोर्सेज को किस तरह कम से कम यूज करके, या जिस एरिया में नहीं भी है उस एरिया को भी वो रिसोर्सेज का बेनिफिट्स मिल सके। इसके लिए उसका रिसोर्सेज किस एरिया में कौन सा रिसोर्सेज पाया जाता है, इस चीज़ का सर्वे करना, ये सब क्या है आपको सब डेवलपमेंट का ही पार्ट है। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज का बेसिकली ये मतलब हुआ कि रिसोर्सेज को हम लोग इस तरह से यूज करें कि हम भी यूज कर सकें, आने वाली जनरेशन के लिए भी बचे हुए रहे, और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन भी ना हो, और रिसोर्सेज कंजर्व हो सके, बचाया जा सके। ठीक है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, अधिकतर रिसोर्सेज हमारे पास ऐसी होती है जो कि ना रिन्यू हो सकती है, ना हम लोग उसको रिसाइकल कर सकते हैं, तो और उनको जो है फॉर्म होने में भी लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो इसी का सब कारण से रिसोर्सेज का डेवलपमेंट एक ज़रूरी प्रोसेस हो जाता है। तो अब ये हम लोग समझते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होता है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि रिसोर्सेज को डेवलप करने की ज़रूरत क्यों है आखिर। तो देखिए, पिछले कुछ सालों में जब से आप लोगों ने देखा होगा, या कई सालों से ये क्राइसिस चल रही है, पेट्रोलियम, डीजल, इन सारी चीज़ों की प्राइसेस जो है कंटिन्यूसली ग्रोइंग है, यानी कि इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड की वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रही है, यानी कि हर रोज़ बढ़ रही है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर किसी का नीड्स, हर किसी का डिमांड्स बढ़ रहा है चीज़ों के प्रति। तो लोगों को क्या है, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी यूज हो रही है। उसके अलावा जो ट्रक्स हैं, बसेस हैं, कई सारी चीज़ें रोड पे ज़्यादा चल रही हैं, जिस कारण से पेट्रोलियम, डीजल, हर एक चीज़ का रिक्वायरमेंट बढ़ गया। चाहे कोल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा उतना ही हर एक रिसोर्सेज का जो है डिमांड बढ़ता जाएगा। और उसी कारण से क्या देखने को मिल रहा है, स्कार्सिटी क्या होती है, जब जितना डिमांड हो जिस चीज़ का, सप्लाई उतना ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग कि डीजल, 1000 लीटर डीजल की रोज़ की रिक्वायरमेंट है, हर जगह से जो डिमांड हो रही है डीजल की वो आपको 1000 लीटर है, 1000 लीटर की डिमांड है टोटल, पर जो सप्लाई आ रही है, सप्लाई 900 लीटर्स की ही हो पा रही है। इस केस में क्या हुआ कि जो डिमांड है वो ज़्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है, जिस कारण से क्या होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे उस सामान के। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, जिस कारण से अब ज़रूरत है कि रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए, रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ किया जाए कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी अर्न कर लिया जाए और आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा हुआ रहे। उसके अलावा दूसरा कारण आता है कि जो पॉल्यूशन है, यानी कि जितना रिसोर्सेज को हम लोग ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, और जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके कारण से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, आपको इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गया, कई सारी चीज़ें, ओजोन लेयर है, इन सब चीज़ों का जो है आपको गड़बड़ा। अभी भी आप देख लीजिए, अभी मई का महीना चल रहा है और अभी गर्मी पड़नी चाहिए, पर अभी जो है रात में ठंड लगती है। ये सब क्या है, सब ग्लोबल वार्मिंग का असर है, यानी कि जिस मौसम में जो चीज़ होना चाहिए वो उस मौसम में नहीं हो रहा है। और ये सब क्यों है, क्योंकि रिसोर्सेज को जो इस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग रिसोर्सेज को जो गलत तरीके से यूज किया जाता है, जिसके कारण एनवायरनमेंट को कई सारे हार्म्स पहुंचते हैं, पॉल्यूशन होते हैं, जिस कारण से अब ज़रूरी है कि रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए और सही तरीके से उसको यूज किया जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर जनरेशन की नीड्स। अगर डेवलपमेंट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनको भी रिसोर्सेज चाहिए। अगर सिर्फ हम लोग अपना यूज कर लेंगे और आने वाली जनरेशन के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये उनके साथ एक तरह की नाइंसाफ़ी होगी। तो हम लोगों को ये ज़रूरी है कि हम लोग रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करें कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, यानी कि एक तरह से इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है, जो कि अभी आगे पढ़ेंगे, तो जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इस चीज़ को यूज कर सके अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई कि रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे का रीज़न हो गया। उसके अलावा एक और रीज़न आता है जो कि है कि किसी किसी एरियाज़ में कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पर किसी किसी एरियाज़ में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल इंडिया में
अलग कई सारे रिसोर्सेस हैं, पर पेट्रोल और डीजल हमारे यहाँ उतनी क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है। पर जो अरब स्टेट्स हैं, यूएई वगैरह, सऊदी, ये सब, उन लोगों के पास तेल है, तो उन लोगों के पास कई सारे दूसरे रिसोर्सेस नहीं है। तो लेकिन उनको भी वो रिसोर्सेज चाहिए, वैसे मिनरल्स चाहिए, वैसे मेटल्स चाहिए जो उनके पास नहीं है, और हमें भी पेट्रोलियम डीजल चाहिए। तो हर किसी को एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। पर अगर हर कोई सिर्फ अपना अपना यूज करने में रहेगा तो लोगों को जो है अच्छा से काम नहीं हो सकेगा, जिस कारण से ये ज़रूरी है कि रिसोर्सेज को डेवलप किया जाए। तो ये हुआ आपको कि रिसोर्सेज को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग पहले बुक का समझते हैं कि बुक में क्या क्या गया। तो देखिए बुक में क्या कहा जा रहा है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इट वाज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। क्या बोला जा रहा है कि रिसोर्सेज जो है ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हम लोग कई सारी रिसोर्सेज को यूज करते हैं। तो ह्यूमंस के क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि ज़िंदगी जीने का जो तरीका है उसको मेंटेन करने के लिए और सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर कुछ लोगों के द्वारा ऐसा मान लिया गया कि रिसोर्सेज जो है वो नेचर के द्वारा फ्री गिफ्ट्स हैं, यानी कि नेचर ने तो फ्री में दिया हुआ है और उसको ओवर एक्सप्लोटेशन किया गया, हद से बेसी अनलिमिटेड जो यूज किया गया, जिस कारण से कई सारे प्रॉब्लम्स आज हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहला प्रॉब्लम आता है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। कई सारे लोगों के द्वारा अपनी लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को इस तरह से जो है यूज किया गया, जैसे कि जिस कारण से कि आज रिसोर्सेज की क्वालिटी में डिप्लेशन आ गया, यानी कि रिसोर्सेज मिल नहीं रहे हैं। और जितना ज़्यादा रिसोर्सेज अब जो जितना ज़्यादा नीचे जाके जैसे कोई मिनरल्स है, अगर उसको जितना ज़्यादा हम लोग गहरा ज़मीन में जाएंगे तो जो मिनरल्स है वो उतना बढ़िया क्वालिटी का नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों ने अपने लालच को पूरा करने के चक्कर में दूसरे लोगों को परेशानी कर दी, तो उसी को बोलता है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि आप लोग ने केजीएफ मूवी देखी होगी, तो केजीएफ में क्या हुआ कि सोना है, रॉकी भाई सोना जो है कंटिन्यूअसली सारा सोना निकालने में लग गए और सारा का सारा सोना एक ही बार में निकालने में लग गए। उसी तरह से आज से कई सालों पहले फॉरेन इन्वेडर्स यानी कि बाहर से आए वाले जो हमला करने वाले थे, उन लोगों ने अलग अलग देशों पर कब्जा करके वहाँ का रिसोर्सेज को निकाला, एक्सट्रैक्ट किया, जिस कारण से आज रिसोर्सेज में डिप्लेशन देखने को मिल रहा है। दूसरा कारण आता है आपको, दूसरा या जो प्रॉब्लम हम लोगों को हो रही है वो आता है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न हैज़ डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। यानी कि जब रिसोर्सेज को सिर्फ कुछ हाथों में दे दिया जाए रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, तो जो सोसाइटी है वो देखने ये मिलता है कि सोसाइटी दो पार्ट्स में बट गई है, एक के पास है और एक के पास नहीं है, या अमीर और गरीब। फॉर एग्जांपल जो अरब स्टेट्स हैं उनके पास अभी जो पेट्रोल है, डीजल है, वो बहुत ज़्यादा है। पहले वहाँ पे क्या था, सिर्फ बालू ही बालू था, पर जब वहाँ तेल मिल गया तो वो लोग क्या बन गए, अब अमीर बन गए। और कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास कई सारा रिसोर्सेस होते हुए भी वो लोग गरीब हैं, वो गरीब देश के कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या हुआ, जब रिसोर्सेज को रेगुलेट करने का पावर कुछ हाथों में चला जाता है, तो जिस कारण से रिसोर्सेज का डिप्लेशन देखने को मिलता है या सोसाइटी को जो है कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये भी एक कारण है कि रिसोर्सेज को डेवलप करना ज़रूरी है। एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बने जो कि रिसोर्सेज का जो रेगुलेशन है उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे, कि कौन उन रिसोर्सेज को रेगुलेट करेगा, इस चीज़ को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसके बाद जो तीसरा आता है हमारा वो है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। जो रिसोर्सेस हैं उनको जो इनडिस्क्रिमिनेटली यानी कि अंधाधुंध उसको जो यूज किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया, यूज किया, बेचा, बाहर एक्सपोर्ट किया, तो इस कारण से क्या हुआ कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिला। यानी कि सिर्फ उस एरिया में नहीं, देखिए जब किसी एरिया में कहीं पे अगर मान के चलिए खुदाई का काम होता है, तो सिर्फ वो एरिया नहीं, उसके रेडियस में कई किलोमीटर्स तक जो है एरियाज अफेक्ट होते हैं। यानी कि अगल बगल के गांव में भी वो प्रॉब्लम, जैसे कि लोगों को कैंसर का प्रॉब्लम या लोगों को उससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो जब वही रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन या एक्सप्लोटेशन बड़े लेवल पर होगा,
तो सिर्फ उस एरिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, गर्मी यानी कि जो गर्मी का स्तर आजकल बढ़ता जा रहा है, ओजोन लेयर जो हवा का लेयर है इन्वायरमेंट में वो गड़बड़ा रहा है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, यानी कि जो सॉइल का क्वालिटी है, सॉइल इरोजन, ये सारा चीज़ें भी बढ़ते जा रहा है। तो ये सारा आपको रीजंस है जिस कारण से कि रिसोर्सेज को डेवलप करना या रिसोर्सेज की प्लानिंग करना अब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। उसके बाद आपको कुछ यहाँ बोला जा रहा है कि तो इसके लिए क्या किया जाए, यानी कि क्या ऐसे उपाय हैं जो करके रिसोर्सेज को डेवलप किया जा सकता है, वो बोला जा रहा है। तो एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज़ बिकम इसेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। क्या बोला जा रहा है कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि कौन कितना यूज करेगा या जिसको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से दिया जाए, तो जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली किया जाए, वो अच्छे तरीके से किया जाए, वापस से उसको सुधारा जाए। उसके अलावा ताकि जो ह्यूमन लाइफ है वो क्वालिटी ह्यूमन लाइफ की भी बनी रहे, यानी कि लोग अपनी ज़िंदगी जिस तरह जी रहे हैं लोगों को भी कोई परेशानी ना हो, और ग्लोबल पीस भी बना रहे, यानी कि वर्ल्ड में शांति भी बनी रहे और आने वाली फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी पूरा किया जा सके, उनके नीड्स को भी ध्यान दिया जा सके। उसी से रिलेटेड बोला जा रहा है कि इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट विल बी इन डेंजर। बोला जा रहा है कि अगर इसी तरह से रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता रहेगा तो जो हमारे जो इंडिविजुअल्स, हर एक आदमी का और हर एक कंट्रीज़ का जो फ्यूचर है पूरे प्लानेट का, हमारे प्लानेट का, तो वो क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगा, यानी कि हम लोगों के पास कोई रिसोर्सेज बचेगा भी नहीं और हम लोग उसको यूज भी नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि जो हर एक तरह का प्राणी है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, यानी कि चाहे हम लोग हो, मनुष्य हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जीव जंतु हो, हर तरह का जो लोग है पृथ्वी पर, हर कोई सस्टेनेबली एग्जिस्ट कर सके, यानी कि हर कोई अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सके, और सस्टेनेबल मतलब कि आने वाली जनरेशन को भी जो है मिल सके वो सारा रिसोर्सेस। तो इन सभी के लिए क्या ज़रूरी है, रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी। अब रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल ये देखते हैं, इसी में कहा गया है कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसी का एक पार्ट है सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस, क्योंकि जब तक हम लोग सस्टेनेबली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब हम लोग रिसोर्सेज को इस तरह यूज नहीं करेंगे, मतलब हम लोगों को रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना होगा कि हम लोग भी यूज कर ले और जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए भी बच जाए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसे केस में, सस्टेनेबली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब हम लोग इस तरह से अपनी लाइफ को गुजारेंगे तो यही चीज़ें आगे जाके क्या हो जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगी, कि डेवलपमेंट भी हो रहा है पर सस्टेनेबल तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं रिसोर्सेज को डेवलप ना करने के कारण, और अब क्यों करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जो हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि जब भी किसी भी देश में डेवलपमेंट होगा रिसोर्सेज का, तो अपने आप देश की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, डेवलप करेगी। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स Development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generations. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये मतलब है कि डेवलपमेंट भी किया जाए, अभी जो करेंटली चल रहा है उसमें डेवलपमेंट भी किया जाए, पर इस तरह से किया जाए कि इन्वायरमेंट को कोई भी डैमेज ना पहुंचे। जैसे कि एक्सट्रैक्शन हो रहा है अगर कहीं से कोल का, तो वो जो है एक्सट्रैक्शन के बाद क्या किया जाता है, हम लोग ऐसे आगे पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन के बाद क्या होता है कि बड़े बड़े गड्ढे जो कोल को निकालने के लिए किए गए, उन गड्ढों को ऐसे का ऐसा छोड़ दिया जाता है, जिस कारण से देखने क्या मिलता है, उस एरिया में लैंडस्लाइड्स होते हैं, यानी कि मिट्टी धंस गई। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि फलाना कोल माइंस में इतने सारे लेबर दब के मर गए। तो क्या हुआ, ये
एक तरह से एनवायरनमेंट को डैमेज करना हुआ। तो ये ज़रूरी है कि जब वहाँ पे एक्सट्रैक्शन का काम हो जाए तो उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी देकर उस गड्ढों को भर दिया जाए। इसी तरह से अलग अलग जगह अलग अलग रिसोर्सेज को यूज करने में अलग अलग ऐसे चीज़ें होती हैं जिसके कारण आए दिन एनवायरनमेंट को डैमेज पहुँचता है। तो ये ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट को डैमेज ना किया जाए पर डेवलपमेंट का काम को रोका भी ना जाए, ठीक है। उसके अलावा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ खिलवाड़ ना करें। यानी कि जैसे अगर हम लोग वाटर को यूज कर रहे हैं तो हम लोग वाटर को ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें। इस तरह वाटर को यूज करें कि हम लोग भी अपना काम कर लें। अगर हम लोग कपड़ा धो रहे हैं तो कम से कम पानी में कपड़ा धो लें, ताकि हम लोग भी अपना काम कर लिए और जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो चीज़ बचा हुआ रहे। तो ये हुआ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट भी हो पर एनवायरनमेंट को कोई डैमेज ना हो और आने वाली जनरेशन को भी बेनिफिट मिल जाए। तो ये हुआ आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा ये दो चीज़ है, रियो दी जनेरो अर्थ समिट और एक एजेंडा 21। तो इसके पीछे की कहानी समझिए, ये दोनों चीज़ हुआ क्यों। देखिए, कई सालों से रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए, रिसोर्स की प्लानिंग करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए कई सारी चीज़ें जो है सोची जा रही थी। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग लीडर्स जो थे, वहाँ के जो हेड्स थे, वो उस पर दिमाग लगा रहे थे। तब जाके 1992 में उन लोगों ने एक मीटिंग रखी जो कि रियो दी जनेरो जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पर उन्होंने एक अर्थ समिट रखी। यानी कि पूरे ग्लोबली पूरे अर्थ से जितने भी लोग उसके मेंबर थे, जो उस समय जो जितने भी कंट्रीज एक साथ मिलकर काम करने को तैयार थी, वो लोग एक जगह मिले। वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स, यानी कि लगभग 170, 80, 90 में से 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज के हेड्स उस मीटिंग में मिले और उन्होंने किस तरह से आगे जो है रिसोर्स का प्लानिंग किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, इसके ऊपर उन लोगों ने एक चर्चा की, एक नतीजा निकाला, एक रिजल्ट निकाला कि किस तरह से काम किया जाए। और जो उसका रिजल्ट निकला, उसका आउटकम आया, जो लोगों ने एक नई पॉलिसी निकाली कि अब किस तरह से आने वाले समय में हम लोगों को काम करना है, उसी को नाम दिया गया एजेंडा 21। एजेंडा का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये एजेंडा है। एजेंडा यानी कि किसी इंटेंशन से, किसी खास मकसद से किया गया कोई काम, उसको बोलते हैं एजेंडा। तो आपको नाम से याद रखना है, एजेंडा मतलब जब किसी खास मकसद से किया गया। जैसे कि यहाँ जो पॉलिसी निकाला गया वो इस मकसद से निकाला गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। तो और 21 का मतलब आगे बताऊंगा। 21 का मतलब 21st सेंचुरी। तो इस मकसद से किया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि आने वाली 21st सेंचुरी है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, तो इसीलिए उसको नाम दिया गया एजेंडा 21। तो चलिए हम लोग शुरू से इसको समझते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं रियो दी जनेरो अर्थ समिट पर। देखिए क्या कहा गया है। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first International Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. क्या बोला जाता है कि जून 1992 में लगभग 100 से भी ज़्यादा, यहाँ पे स्टेट्स का मतलब है कंट्रीज, 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज के जो हेड्स थे वो लोग रियो दी जनेरो ब्राज़ील में उन लोगों ने एक मीटिंग रखी। कौन सी मीटिंग थी? विश्व की सबसे पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, यानी कि बड़े लेवल पर अर्थ से रिलेटेड अर्थ समिट जो थी वो पहली बार रखी गई थी। उसमें वो लोग मिले और वो किस लिए थी? ताकि उस समय जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स चल रहा था एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का, उसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करने का, कि किस तरह से लोगों का भी वेलफेयर हो सके और इकोनॉमी भी डेवलप हो सके, वो भी ग्लोबल लेवल पे, यानी कि सब कोई मिल के कर सके। इसके ऊपर मीटिंग उन लोगों ने रखी। और किन किन चीज़ों पर चर्चा किया? तो द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जो वहाँ पे लीडर्स वहाँ आए थे उस मीटिंग में, उन लोगों ने एक डिक्लेरेशन किया, एक घोषणा अपना निकाला, उन लोगों ने एक नतीजा निकाला। उस पर उन लोगों ने एग्री किया कि जो ग्लोबली जो क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिल रहा है, गर्मी के मौसम में पानी बरस रहा है, पानी बरसने के सीज़न में आपको गर्मी हो रही है, जब जाड़ा का सीज़न है तो उस समय आपको हल्का हल्का गर्मी लगता है। तो ये जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज देखने मिल रहा है और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, यानी कि कई सारे जो आपको पेड़ पौधे,
पशु पक्षी जो गायब होते दिख रहे हैं, इन सब के ऊपर इन सबको कैसे कंजर्व किया जाए उस पर उन लोगों ने एक पॉलिसी निकाली। और जो रियो कन्वेंशन इंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। जो रियो जेनेरियो में मीटिंग थी उसमें उन लोगों ने ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स निकाला, यानी कि जो जंगल है उनसे रिलेटेड नए नए पॉलिसी निकाली ताकि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके। उसके अलावा उन लोगों ने एक एजेंडा 21 निकाला जिसका मीनिंग मतलब हुआ कि किसी 21st सेंचुरी में किस तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, इसके लिए उन लोगों ने एजेंडा 21 बोल के एक नई पॉलिसी निकाली। तो ये था आपको रियो दी जेनेरो अर्थ समिट के बारे में एक ब्रीफ में है, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा याद रखिए। अगर आपके एग्ज़ाम में इस पे आता है कि 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का हमें कि आप इस पे शॉर्ट नोट लिखिए तो आप आराम से लिख सकते हैं। और इसका आप आउटकम अगर आपको आता है कि इसका क्या आउटकम रहा, तो आउटकम में आप लिख दीजिए एजेंडा 21 के बारे में, क्योंकि एजेंडा 21 ही इसका आउटकम था। तो जब इसका मीटिंग के बाद क्या रिजल्ट निकल के आया कि उन लोगों ने एक एजेंडा 21 निकाला, उसके अलावा एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को भी उन लोगों ने निकाला। तो ये 2 चीज़ रियो दी जेनेरो मीटिंग का आउटकम हो गया। अब देखते हैं एजेंडा 21 क्या था। तो एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन थी जो कि वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा साइन किया गया, यानी कि वर्ल्ड लीडर्स ने मिलकर उस पर एग्री किया। कब किया? तो 1992 में। और कहाँ पे? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो रियो दी जेनेरो में ग्लोबल अर्थ समिट रखी गई थी, इसका क्या नाम दिया गया? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। देखिए यूनाइटेड नेशंस जो है आपने 9th में पढ़ा होगा, ऐसे यूनाइटेड नेशंस जो है वर्ल्ड की बड़ी इंस्टीट्यूशन है जो कि हर एक चीज़ पे रिलेटेड वो पूरे वर्ल्ड को एक जगह ग्रुप करके काम करने का काम करती है। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है कॉन्फ्रेंस रखा गया एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के ऊपर, जिसको कि रियो दी जेनेरो अर्थ समिट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी में एजेंडा 21 को साइन किया गया। और इसका मेन एम क्या था एजेंडा 21 का? कि जो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसको अचीव किया जा सके, यानी कि डेवलपमेंट भी हो, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी पूरा किया जाए और इन्वायरमेंट को पोल्यूशन, स्पेशली ये बात इन्वायरमेंट को पोल्यूशन ना पहुँचे। उसके अलावा इसमें मेन इंटेंशन क्या था कि जो इन्वायरमेंट डैमेज देखने को मिल रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब को टैकल किया जाए। पुअर्टी, क्योंकि एक जगह मिला है लोग सारा लीडर्स, तो लोग कई सारे मुद्दों पर बात किया। जो गरीबी है अलग अलग देशों में उसको दूर किया जा सके कैसे, डिजीजेज जो अलग अलग डिजीजेज फैलती रहती हैं उस पर काम किया जाए। और काम कैसे किया जाए? तो ग्लोबल कोऑपरेशन के साथ, यानी कि हर कोई मिलके एक दूसरे को कोऑपरेट करके और कॉमन इंटरेस्ट अपना बिल्डअप करे, यानी कि हर कोई एक दूसरे का मदद करे। म्यूचुअल नीड, यानी कि एक दूसरे की ज़रूरतों को समझे और एक दूसरे का मदद करे। इन सब को चीज़ों के हेल्प से जो है कई सारे प्रॉब्लम्स के साथ लड़ सके, इसी को बोला जाता है एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मेन इंटेंशन यही सब था। उसके अलावा एक और सबसे मेन इंटेंशन था जो कि है कि वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज डेट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ऑन लोकल एजेंडा 21। इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट, यानी कि हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो खुद का एक एजेंडा 21 निकाले कि किस तरह से, क्योंकि हर कंट्री का सिचुएशन अलग अलग होता है थोड़ा थोड़ा, तो अपने कंट्री के हिसाब से एक अपना एजेंडा 21 निकाले कि किस तरह से काम हम लोगों को करना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग जितना टॉपिक पढ़े हैं, जितना वीडियो टॉपिक है इसमें जो है, क्योंकि अब वीडियो अब ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये सारा टॉपिक जो है आपका इसमें कवर हो गया है। अब चलिए जितना दूर हमने अभी तक पढ़ा, इन सब में से जो भी इंटरनल क्वेश्चंस होता है, यानी कि जो बीच बीच में क्वेश्चंस अराइज होते हैं जगह जगह, उन सब क्वेश्चंस को मैंने छांट के निकाला है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर अराइज हुए हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, रिसोर्सेस कोई भी वैसी चीज़ जो कि ह्यूमन के नीड्स को पूरा कर सके वो रिसोर्सेस कहलाती हैं। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन यही है कि ह्यूमन बींग्स नेचर को लेके उस पर अपने द्वारा इवॉल्व की गई टेक्नोलॉजी के हेल्प से
और जो इंस्टीट्यूशंस है, संस्थाएं हैं, उनकी मदद से तीनों चीज़ों को जोड़ती है और एक ऐसा चीज़ इवॉल्व करता है, या नेचर का जो दिया गया रिसोर्सेस है हम लोगों को, उसको इस तरह से यूज करता है कि अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो तीनों के बीच में ये एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है कि तीनों चीज़ें एक दूसरे के बिना किसी काम की भी नहीं है और तीनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कि क्या आप सोचते हैं, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। उसके बाद आता है कौन कौन सी 2 सब कैटेगरीज हैं जिसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है। तो रिन्यूएबल में हम लोगों ने पढ़ा, एक आता है आपको कंटिन्यूस फ्लो, या और दूसरा है आपको, जैसा कि यहाँ आप देख भी सकते हैं, पहला हम लोगों ने पढ़ा था, आपको मैं रिकॉल करवा दूं, रिन्यूएबल में आप लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यूस और फ्लो, और दूसरा था बायोलॉजिकल, ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल में था एक रिसाइकलेबल और एक नॉन रिसाइकलेबल, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस ऑन विच रिसोर्सेज आर फर्दर क्लासीफाइड? तो 4 बेसिस हैं। एक है आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, एक है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, एक है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, और एक है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। उसी तरह ये 4 क्वेश्चंस हैं। ओरिजिन के बेसिस पे 2 कौन सी कैटेगरी हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे, और स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे कौन कौन सी सब कैटेगरीज हैं। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जस्टिफाई व्हाई? यानी कि जो रिसोर्सेज हैं उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको अच्छे तरीक़ा से डिस्ट्रीब्यूट करना, रीडिस्ट्रीब्यूट करना क्यों ज़रूरी हो गया है, ताकि ह्यूमन क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहे। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों ज़रूरी है। इसी में आंसर सेम होगा, पर क्वेश्चन 2-3, एक आंसर के 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो एक ये क्वेश्चन भी है कि इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय फ्यू इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट विल बी इन डेंजर। यानी कि अगर इसी तरह से रिसोर्सेज का डिप्लेशन किया जाते रहेगा तो हमारे फ्यूचर, जो हमारे प्लानट का फ्यूचर है, वो डेंजर में आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। उसके बाद है रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मतलब रिसोर्स की प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा आज के समय में ज़रूरी है। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। क्या आंसर होगा हम लोग ये देखते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि जिस तरह से रिसोर्सेज को डिप्लेशन किया गया, यानी कि कई लोगों के द्वारा अपने ग्रीड को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन किया गया। अगर आप आंसर की बात करें कि आंसर कहाँ है, तो मैं ये भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। आंसर आपको छाँट के लिखना पड़ेगा, खुद से थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए, पहला पॉइंट ये है कि जिस तरह से रिसोर्सेज को डिप्लेशन किया गया कुछ लोगों के द्वारा, जिस कारण से बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, जिस कारण अब ज़रूरी है कि रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। उसी तरह कुछ लोगों के हाथ में जब रिसोर्सेज को दे दिया जाता है तो सोसाइटी में 2 सेगमेंट हो जाते हैं, एक के पास है, एक के पास नहीं है, जिस कारण से रीडिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है। उसके अलावा इनडिस्क्रिमिनेटली जो एक्सप्लोटेशन किया गया रिसोर्सेज का, जिस कारण से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसे कंडीशन में रिसोर्सेज को डेवलप नहीं किया जाएगा तो हमारे जो प्लानट का जो फ्यूचर है वो डेंजर में आ जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हमने शुरू में ही आपको बताया था कि स्कार्सिटी हो रही है, रिसोर्सेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, और उसके अलावा एक और रीज़न है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हम लोगों को करना है। हम लोगों के ऊपर हर तरफ से प्रेशर है, हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है। तो इन सभी कारणों से ये ज़रूरी है कि रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, या रिसोर्सेज का जो डिप्लेशन है उसको रोका जाए। उसके अलावा रिसोर्सेज की प्लानिंग की जाए। तो ये कई सारे रीजन्स हैं जिस कारण से ये ज़रूरी है कि इन तीनों चीज़ों को किया जाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये भी हमने देखा कि डेवलपमेंट भी किया जाए रिसोर्सेज को, और इस तरह से यूज़ किया जाए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा हुआ रहे और हम लोग भी यूज कर लें। उसके बाद रियो डी जनेरो अर्थ समिट क्या था, या जून 1992 में 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स क्यों मिले रियो डी जनेरो में, वो लोग क्यों मिले थे ब्राज़ील में फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट के लिए, यानी कि वो लोग क्यों मिले थे। या एजेंडा 21 वाज आउटकम ऑफ अ समिट वाज व्हाट डेट, यानी कि एजेंडा 21 जो है वो एक ग्लोबल अर्थ समिट का आउटकम था, नतीजा था। तो वो समिट क्या था उसके बारे में एक शॉर्ट नोट आपको लिखना है, ठीक है।
तो ये हो जाएगा कि हमने बताया जैसे कि रियो दी जेनेरो अर्थ समिट क्या था, जहाँ पे 100 हेड्स मिले थे, 100 से भी ज़्यादा मिले थे। किस चीज़ के लिए? तो ग्लोबली जो प्रॉब्लम्स नई नई निकल के आ रही थी उन सब पे चर्चा करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह करना है ये कहने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए, पुअर्टी, डिजीजेज, अलग अलग जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स थी उन सबको टैकल करने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करने के लिए, और 21st सेंचुरी में किस तरह डेवलपमेंट किया जाए और रिसोर्सेज को डिप्लेशन होने से बचाया जाए, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए वो अर्थ समिट बुलाई गई थी। तो यही इसका आपको आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको आता है व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ रियो दी जेनेरो अर्थ समिट। रियो दी जेनेरो अर्थ समिट जो हुआ उसका क्या नतीजा निकला? तो उसका यही नतीजा निकला, सबसे पहला एजेंडा 21 हुआ, यानी कि एक डिक्लेरेशन साइन किया गया जिसमें कि किस तरह से काम करना है 21st सेंचुरी में, उसके ऊपर जो है नई पॉलिसी निकाली गई। उसके अलावा एक ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल निकाला गया। उसके अलावा आपको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरह किया जाएगा 21st सेंचुरी में, इसके ऊपर पूरा का पूरा आपको बात किया गया। तो अगर ये क्वेश्चन है व्हाट वाज एजेंडा 21, तो ये भी उसका भी वही आंसर आपको हो जाएगा। अगर आप लोग जो है इन सारे क्वेश्चंस का जो आपको आंसर चाहिए पूरे डिटेल्ड में, वो भी इस तरह से कि आप अगर एग्ज़ाम में उसको लिख देंगे तो आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा। तो उसके लिए आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो इस सारे क्वेश्चंस का भी और पूरे चैप्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा और आप आसानी से वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा जो CBSE का रैशनलाइज्ड बुक इस बार लॉन्च हुआ है उसका भी आपको वहाँ पे सारा PDF मिल जाएगा। अगर आप अब एक चीज़ हमारा था इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स कि कौन कौन से डेट और इवेंट यहाँ पर है जिसको कि आपको याद रखना है। तो था आपको एक रियो दी जेनेरो अर्थ समिट जो कि हुआ 1992 में, तो इसको आपको याद रखना है। अब आता है हमारा कि अगर आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं पर्सनली, तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा एड्रेस है आपको, अगर ऑफलाइन आप ज्वाइन करना चाहते हैं लोकल है तो आपको ये एड्रेस है, और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो उसके लिए आप इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हैं, या नहीं तो इस ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। कई सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो, जैसे कि आपको NCERT की वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कराई जाएगी, नोट्स बनवाया भी जाएगा, किस तरह से आपको आंसर राइटिंग लिखना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस करना है वो भी कराया जाएगा। एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको एकदम ईजीएस्ट वे में कराया, मैप वर्क आपको पूरा कराया जाएगा अच्छे तरीके से, क्वेश्चन बैंक, सैम्पल पेपर, हर चीज़ का डिस्कशन किया जाएगा। डाउट सॉल्विंग, आपको चाहे जितना भी डाउट हो आप पूछिए, आपको बेसिक लेवल से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। वीकली टेस्ट होगा आपका, ताकि आप जो है एनहेंस हो सके आपकी जो प्रोडक्टिविटी है। उसके अलावा रिविजन्स भी कराया जाएगा टाइम टू टाइम। एग्ज़ाम के लिए क्या आपको करना है, किस तरह आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में आपसे डिटेल्ड में गाइड किया जाएगा। और जो हमारा फ़ी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही रिजनेबल है, कोई हाई फाई फ़ी नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी हेल्प मिले और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, ठीक है। और अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा एड्रेस है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर भी आप अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।